दोस्तों, एक लड़का अपने घर से अचानक ही लापता हो जाता है, गायब हो जाता है। तो उसके माँ और बाप और भाई यह तीनों परेशान हो जाते हैं। जितने भी दोस्त होते हैं, जितने मिलने वाले होते हैं, जहाँ जहाँ तक उसकी पहुँच थी, जहाँ वह आता जाता था, उन सभी से बातचीत करते हैं। जब कोई सफलता नहीं मिलती है तो माँ और बाप ने फैसला किया कि क्यों ना नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाया जाए। जब नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस वालों से अपनी बात रखते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, आज नहीं तो कल आना और कल नहीं परसों आना। इस तरह से लगातार 2-4 दिन जब बीत जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारा जो बेटा है वो कौन सा दूध का धुला है। दरअसल वो अवैध रूप से शराब की बिक्री करता है और इसीलिए किसी न किसी जेल में सड़ रहा होगा। जैसे ही घर वालों ने यह बात सुनी तो घर वाले कहते हैं कि साहब वो किस जेल में है, बस हमें यही पता करके बता दीजिए। 2 पुलिस वालों ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, वो वापस आ जाए। वो व्यक्ति यानी कि माँ और बाप दोनों अपने घर चले जाते हैं और इंतज़ार कर रहे थे कि बेटा उसका वापस आ जाएगा। पुलिस वाले की बात सुनकर माँ बाप घर चले जाते हैं और इंतज़ार कर रहे थे कि बेटा उसका वापस आ जाएगा। जब भी कोई घर पर उसके बारे में पूछने के लिए आया करता था तो वो हमेशा यही कहा करते थे कि वो किसी न किसी जेल में होगा। माँ बाप ने पूरी तरह से तसल्ली कर ली थी कि वो जेल में होगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनके बेटे की हत्या हो चुकी है। हत्या होने के बाद उसके जो शव यानी कि उसकी जो लाश होती है वो दफन कर दी गई है और लगभग 5 साल बीत जाते हैं। और 5 साल के बाद कुछ ऐसा होता है कि जिसने किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आखिरकार ऐसा भी हो सकता है, घटनाक्रम का खुलासा भी होता है, लाश भी मिल जाती है। लेकिन जिस रूप में वो लाश मिलती है, इस बात को सोचकर हर किसी के अंदर से सिहरन पैदा हो जाती है कि इस दुनिया में कैसे कैसे क्रूर प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं बिनते ज़रीन आप सबका इस वीडियो में इस्तकबाल करती हूँ। और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश का एक शहर है सूरत, और इसी सूरत शहर का थाना लगता है पंडेसरा। दरअसल पंडेसरा थाना क्षेत्र का इलाका है। आशापुरी सोसाइटी विभाग नंबर 3 और मकान नंबर 125। पुलिस की एक टीम, उसमें नायब तहसीलदार भी होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि पंडेसरा के SHO होते हैं, उस इलाके के ACP होते हैं, साथ ही फॉरेस्टिक टीम, डॉग स्क्वाड और सर्लाश टीम। अब यह टीम आती है इस आशापुरी सोसाइटी विभाग के खंड नंबर 3 में। यह आने के बाद वो ढूंढती है कि आखिरकार भाई यह मकान नंबर जाना जाता है यानी कि मकान नंबर 125 जाना जाता है। कुछ मजदूर भी साथ आए थे। अब जब मजदूर वगैरह ये सब के सब लोग आते हैं तो पुलिस वालों को देखकर बड़ी संख्या में लोगों का जमघट लग जाता है। लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में पुलिस क्यों आई है। पुलिस वहाँ आती है, वह सोसाइटी में मकान नंबर 125 की तरफ जाती है। पूरे मकान को चारों तरफ से देखा जाता है। देखने के बाद अब यहाँ से जो मजदूर होते हैं, मजदूरों से कहा जाता है कि तुम इस दीवार की खुदाई करना शुरू कर दो। यानी कि वो मकान नंबर 125 होता है, ऊपर की बिल्डिंग होती है, वहाँ पर मकान नंबर 125 के जहाँ सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियों के पास वो मजदूर को लगाया जाता है कि इस दीवार को तोड़ना शुरू कर दो। अब जैसे जैसे मजदूर काम कर रहे थे वो 4-5 घंटे बीत जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वो दीवार जो होती है, ऐसा लग रहा था जैसे कि लोहे से तैयार की गई है। उसमें हथौड़ा छेनी वगैरह जो भी कुछ चला रहे थे, वो मजदूर के हथौड़े छेनी भी काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो दीवार ही इतनी पुख्ता, इतनी मजबूत तरीके से बनाई गई थी कि आखिरकार लगभग 5 या 6 घंटे के बाद ये दीवार टूटती है। दीवार टूटने के बाद जब वहाँ से दुर्गंध आने लगती है तो लोगों का जीना मुहाल हो जाता है कि यार आखिरकार इतनी सारी दुर्गंध यहाँ कैसे आ रही है। तभी पुलिस ने उसके अंदर से जो लाश थी, यानी कि एक लाश मिलती है, लाश के कुछ अवशेष मिलते हैं और दुर्गंध का माहौल होता है। उन्होंने जो अवशेष थे उन हड्डियों को अपने पास इकट्ठा किया। जो अवशेष थे उन हड्डियों को अपने पास इकट्ठा करने के बाद अब यहाँ से पुलिस चली जाती है। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। दरअसल पुलिस के पास एक मुखबिर का फ़ोन आता था। मुखबिर ने कहा था कि मकान नंबर 125 आशा पुलिस सोसाइटी विभाग नंबर 3 यहाँ पर आप जाइए, वहाँ सीढ़ी के नीचे आपको एक लाश मिलेगी। लाश किसकी थी, किसने मारा था, ये बहुत सारे सवाल थे। अब यह खबर पूरे सोशल
मीडिया के माध्यम से लोगों के पास चला जाता है, लोगों को पता चलना शुरू हो जाती है, अखबारों में खबर छप जाती है, टीवी पे खबर आती है। यह उस इलाके की, उस जगह की संभवतः पहली ही ऐसी घटना थी जिसमें किसी की हत्या करने के बाद इस तरह से लाश को छुपाया गया हो। पुलिस ने जब जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो इस पर घर का मालिक होता है, उसका नाम राजू बिहारी होता है। अब पुलिस उस राजू बिहारी की तलाश में जुट जाती है। दरअसल कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार राजू बिहारी पुलिस के हाथ लग जाता है। दरअसल राजू बिहारी के ऊपर लगभग 30 मुकदमे होते हैं। वो आए दिन जेल जाता रहता था और साल 2019 में उसको पैरोल मिली थी और पैरोल मिलने के बाद वो बाहर निकल आता है और जब उसकी पैरोल का समय वक्त ख़त्म हो जाता है तो कोर्ट के आदेश होते ही इस राजू बिहारी को राजू बिहारी उर्फ राजीव सिंह को जितनी जल्दी हो सके तलाश करके ले आइए और गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेज दीजिए। अब पुलिस उसको हर जगह तलाश कर रही थी। पुलिस की एक टीम बनाई गई थी। पुलिस जगह जगह पर तलाश कर रही थी, जगह जगह जहाँ जहाँ तक भी उसके ठिकाने थे। ऐसा बताया जाता था कि उसका ठिकाना बिहार में भी था, बिहार में ठिकाना और कई जगहों पर भी उसको प्रदेश में भी ठिकाने थे। सभी जगहों पर पुलिस जाती थी लेकिन हर जगह से उसके लिए यही जवाब आता था कि हमने उसको कहीं नहीं देखा है। अब जब वक्त बीत जाता है तो 5 नवंबर 2020 का यह वाक़या है कि आखिरकार पुलिस के पास एक फ़ोन पहुँचता है कि आपको एक घर में जाना है, उस घर में आपको वो व्यक्ति मिल जाएगा। फिर पुलिस उस घर में जाती है। जाने के बाद वहाँ पर आपको एक व्यक्ति मिलता है और उस व्यक्ति का लाश मिलता है, वो लाश के रूप में मिलता है। पुलिस उस अपराधी यानी कि राजू बिहारी को भी गिरफ्तार कर लेती है। उससे पूछा जाता है कि आखिरकार ये लाश किसकी है तो वह पुलिस को बताता है कि साहब खुशीनगर का रहने वाला उसी का एक मित्र है जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी। जब वो पकड़ा जाता है तो उसको शक होता था कि यही मुझे, यानी कि इस लड़के का नाम किशन चौहान, यह मुझे हमेशा पकड़वाता है, यह मुझे हमेशा गिरफ्तार करवाता है। अब तक लगभग 30 से ज़्यादा मुकदमे हो चुके हैं और वो बहुत परेशान हो चुका था। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना इसका काम तमाम कर दिया जाए। इसलिए उसने फरवरी 2016 में अपने घर पर एक पार्टी रखी। उस पार्टी में अपने दोस्तों को बुलाया जिसमें अजय उर्फ अंचल, शैलेंद्र उर्फ गुड्डू, मिंटू मामा, भगवान, मालिया, ये 4-5 उसके दोस्त होते हैं। खुद राजू बिहारी भी होता है। अपने घर पर पार्टी की जाती है। साथ ही शिवम उर्फ किशन चौहान जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है घर पर आता है। शराब की पार्टी होती है। उसके बाद खाना पीना होता है। जब खाना पीना होने के बाद इसी बीच में मौका पाते ही उसके गर्दन दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है, यानी कि गला दबा दिया जाता है, उसकी सांसें रोक दी जाती है। जो मर जाता है वो सोचते हैं कि उसके लाश का आखिरकार करे तो क्या करे। यहाँ से अगर सोसाइटी से बाहर लेकर जाएंगे तो ज़रूर यह घटनाक्रम का खुलासा हो जाएगा, बात पकड़ी जाएगी और पकड़ी जाएगी तो हम सबको जेल हो सकती है। इसलिए उन्होंने अपने ही घर के सीढ़ी के नीचे, अक्सर लोगों के घरों के जो नीचे सीढ़ी होती है, सीढ़ियाँ होते हैं, जो पक्की सीढ़ियाँ होती है, उसके नीचे एक जगह खाली होती है। अक्सर कुछ ना कुछ लोग सामान रख देते हैं। उस खाली जगह पर उसने उस लाश को रखा। उसके बाद फिर सीमेंट का इंतज़ाम किया, ईंटों का इंतज़ाम किया। यह सब इंतज़ाम करने के बाद उसको इतनी मजबूत, इतने पुख्ता तरीके से उसको चुनवा दिया कि उसे लगता था कि शायद कभी भी यह लाश बाहर निकल के नहीं आ पाएगी। लेकिन जैसे ही वह पैरोल से बाहर जेल से छूट कर आता है तो बजाय जेल में जाने के वह इधर उधर छुप रहा था और पुलिस उसको तलाश कर रही थी। तभी इसके दोस्तों में से किसी ने पुलिस को मुखबरी कर दी और मुखबरी करने के बाद उस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया और पुलिस लाश को भी बरामद कर लेती है और हत्यारों को भी पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। और घटनाक्रम का खुलासा करने के बाद जब इन्हें जेल भेजा जाता है तो न केवल डॉक्टर बल्कि पुलिस वाले भी यह कह रहे थे कि हमने अपने पूरे जीवन काल में ऐसी घटना नहीं देखी। किस तरह से उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया और लड़के जो मर चुका था, उसके माता पिता, उसके भाई, यह हमेशा सोचते रहे कि उनका भाई अवैध रूप से शराब की बिक्री करता है, शराब बेचता है, शायद इसीलिए वो छुपा हुआ है या पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जिसको समझ रहे थे कि वो जेल में है, दरअसल उसकी ही लाश मिल चुकी थी, सड़ चुकी थी, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, कंकाल बचा था। जो बाकी अवशेष बचे थे उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि वे उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद, उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और न ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि बस आप सबको जागरूक करना है। दोस्तों,
हमारा काम अगर आप सबको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।